पुरानी भैयास क्लास और आज के ये चैप्टर को मैं अगले 15 से 20 मिनट के अंदर कवर करूंगा। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का पहला रैपिड रिवीजन वीडियो। ये वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, स्पेशली सीरीज को, क्योंकि ये सीरीज आपको एग्जाम टाइम पे और अभी इन चैप्टर्स को बहुत क्विकली रिवाइज करने में मदद करेगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स गेट इनटू द सेशन। चलिए जी, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी के हाल बताती है एक सीरीज ऑफ इवेंट्स के साथ हर एक चैप्टर में, जिसकी शुरुआत होती है पहले चैप्टर में ब्रिटिश एरा के आने से, कि उस दौरान पे हमारी इंडियन इकोनॉमी के हाल क्या थे। इसको एक कहानी से समझते हैं। तो बहुत पुरानी बात है, एक बंगाल के नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला नाम के, और उसी जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में बिजनेस किया करती थी। अब दोनों के बीच में बहस हो गई और गुत्थम गुत्ती चालू हो गई। तो दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई हुई और उस लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ प्लासी, जो कि लड़ा गया था 1757 के अंदर। तो डेट्स याद रखते जाना आप लोग। इस फाइट में, इस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और इस जीत के बाद से इंडिया के ऊपर कॉलोनियल राज चालू हुआ ब्रिटिशर्स का, जो कि अगले 200 साल तक चला। टू बी एग्जैक्ट 190 साल। ठीक है, इनका जो बेसिक उद्देश्य था, पर्पस था, वो था भैया जो इंडिया है ना, वो पालेगा ब्रिटिश इकोनॉमी को। मतलब इंडिया को एक फीडर इकोनॉमी की तरह ट्रीट करना ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए, कि इंडिया में जो भी उपजाईता होगी, जो भी फसल उगेगी, जो भी सारे मिनरल्स होंगे, वो सारे के सारे कहां भेजे जाएंगे? वो ब्रिटिश इकोनॉमी को भेजे जाएंगे। अब हुआ क्या, उस जमाने में किसी ने भी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए कोई ऑफिशियल एस्टीमेट्स नहीं निकाले। क्यों? ये निकाले इसलिए जाते हैं जिससे कि आप इकोनॉमी के हाल समझ पाओ। अब हमें अगर पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करना है तो रिकॉर्ड्स तो होने चाहिए। ब्रिटिशर्स ने कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं मेंटेन किए, ना उन्होंने कोई एफर्ट लगाया हमारे देश में इन सब चीजों को कैलकुलेट करने का। तो कुछ इंडिविजुअल्स आए, उन्होंने बोला भाई ब्रिटिश नहीं कर रहा है तो हम ही कर लेते हैं। ये लोग कौन थे? दादाभाई नारोजी, विलियम डिग्बी, आरसी देसाई, फिंडली शेरार्स और वीके आरवी राव साहब। इन्होंने सबने अपने अपने अनुमान लगाए, अपनी अपनी मेहनत करी, जिसमें लेटर ऑन समझ आया कि डॉक्टर वीके आरवी राव का जो एस्टीमेट था वो सबसे क्लोज था। उन्होंने बोला था कि हमारे देश में जो जीडीपी है, कि औसतन एक साल में हम कितना सामान बनाते हैं, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 2% से कम है, और एक आदमी औसतन साल भर में कितना कमाता है, और उसकी ग्रोथ रेट के बारे में कि अगले साल कितना कमाएगा, वो प्रोग्रेशन जो ग्रोथ थी वो 0.5 थी, यानी कि पर कैपिटा इनकम वाज ओनली 0.5। तो हाल तो बहुत ही बुरे थे, हमें पता है। अब हम ये समझेंगे कि इकोनॉमी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और सेक्टर्स भी होते हैं। अब हर एक सेक्टर को समझेंगे और कलेक्टिवली समझेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के हाल क्या थे। स्टार्टिंग विद एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां पे 75% यानी कि 3/4 इंडिया की पॉपुलेशन काम कर रही थी, और इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहला सिस्टम है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टम बनाया कि सबसे पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऊपर है, उन्होंने कुछ जमींदार अपॉइंट किए। जमींदार वो लोग हैं जिनको जमीन का ओनर बनाया गया, और उनसे बोला कि आप कुछ गरीब लोगों से काम कराओ, जिनको लैंडलेस फार्मर्स कहते हैं, कि ऐसे लेबर जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन आपके खेत पे काम करेंगे। तो इन्हें ओनर बनाया और बोला किसी ऐसे इंसान से काम कराओ जो जिसके पास जमीन ना हो। असली में जो फार्म लेबर्स हुआ करते थे वो खेती किया करते थे, जो भी सामान बनता था उसको रेंट के तौर पे जमींदार उनसे कलेक्ट करते थे, मतलब बहुत सारा पैसा उनसे ले लेते थे, और उसका एक फिक्स्ड लगान किसको दिया जाता था? ब्रिटिशर्स को दिया जाता था। इसे जमींदारी सिस्टम या लैंड सेटलमेंट सिस्टम कहा गया, और लगान इनसे लिया जाता था, फिक्स्ड लगान लिया जाता था। तो कोई रहम नहीं था, मतलब जो एक्चुअल में बंदा काम करता है उसके लिए कुछ भी नहीं था, वो तो बस जी रहा था, उसके लिए पास ढंग से खाने का पैसा नहीं था। इस वजह से भी एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान हुआ। दूसरा, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? देखो, देश में खाने की जरूरत सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कपड़े तो आप बाद में पहनोगे, पहले तो आपको खाने के लिए चीजें चाहिए ना। तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला? उनको बिजनेस करना था, तो उन्हें अनाज से, चावल, गेहूं से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनको चाहिए था कॉटन, सिल्क, जूट जैसी चीजें। तो इन्होंने बिजनेस बनाया कि अगर कोई चावल बनाएगा तो हम उसको 2 ही रुपए देंगे, लेकिन अगर कोई कॉटन बनाएगा तो हम उसे 100 रुपए देंगे। तो हर फार्मर ये सोचने लगा पैसा कमाने के लिए कि भाई कॉटन बनाते हैं, कॉटन बनाते हैं। हर किसी ने कॉटन बनाया, यानी कि कैश क्रॉप्स बनाए। इस चक्कर में खाने की कमी पड़ गई और देश में भुखमरी हो गई और कई सारे लोग मारे गए। तो लोगों ने क्या किया? शिफ्ट कर दिया। खाने बनाने की जगह वो लोग क्या बनाने लग गए? कैश क्रॉप्स। जिस क्रॉप के बदले में पैसा मिलता था उसे कैश क्रॉप कहते थे। इससे भी हमारा बहुत नुकसान हुआ। फिर लोगों ने क्या किया? प्रोडक्टिविटी कम। देखो, ब्रिटिशर्स ने बोला एग्रीकल्चर करो, लेकिन ना कोई टेक्नोलॉजी दी, ना कोई इरिगेशन फैसिलिटीज दी, मतलब सहायता कुछ नहीं, सारे बेनिफिट्स लेकिन उनको रखने। तो प्रोडक्टिविटी का लेवल भी बहुत कम था, इतना एडवांस तो थे नहीं। पहले के जमाने में तो खेती बाड़ी भी हम लोग बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से किया करते थे। और दूसरा,
इतना रिस्की बिजनेस था, जब प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, ढंग से आप उपजावता ही नहीं कर पा रहे हो, तो पैसा कौन लगाएगा? तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई रेडी नहीं था। तो जो भी बाढ़ आती थी, जो भी सूखा पड़ जाता था, उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, सिर्फ फसल खराब होती थी और गरीब आदमी सिर्फ मारा जाता था। ये हमारे हाल थे एग्रीकल्चर सेक्टर के। अब समझते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो बुरा लगता है लेकिन मूव ऑन करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हाल हुआ? सबसे पहला था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है इंडस्ट्रीज को बनाना, उसका उल्टा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज को बनने ही ना देना। भाई ब्रिटिशर्स का एक काम था, हमारे देश से रॉ मटेरियल ले जाते थे सस्ते दाम पे, अपने ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में उन रॉ मटेरियल से कपड़े बनाते थे और फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने थे और उसको महंगे दाम पे वापस इंडिया में बेचते थे। मतलब गेहूं मेरा और मैं उसको सस्ते दाम पे बेचूं और आटे चक्की से मैं महंगा आटा खरीद के लाऊं। अरे जब गेहूं मेरा है तो आटा भी मैं ही पीसूं ना, मतलब रॉ मटेरियल मेरा तो फिनिश प्रोडक्ट भी मैं ही बनाऊं। लेकिन हम लोग इतने समझदार कहां थे, ब्रिटिशर्स ने इसी का फायदा उठाया और इससे हमने टू फोल्ड पॉलिसी कहा कि हम चीप, मतलब ब्रिटिशर्स चीप सामान खरीदते थे इंडिया से रॉ मटेरियल्स और उसको सोल्ड करते थे फिनिश गुड्स को बहुत ही हैवी प्राइसेस में इंडिया के अंदर। मतलब हमारे रॉ मटेरियल से हमारा ही सामान बेचो बहुत महंगे दाम पे और हमसे सस्ते में खरीदो। वाह भाई वाह, तुम्हारी डिप्लोमेसी। दूसरा देखो, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है उसमें क्या होता है ना, कला है भाई साहब। ये पॉट्स बनाना, मैट्स बनाना, पेंटिंग्स बनाना, ये ब्रिटिशर्स कैसे छीन सकते हैं, लेकिन बर्बाद तो कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, मशीन से बने हुए सामान ब्रिटेन से इंडिया में ले आए, तो हाथ से बने सामान के लिए पैसा ज्यादा लगता था हैंडमेड चीज पे, तो उनसे कंपीट कर नहीं पाते थे हमारे आर्टिस्ट लोग और उनका भी बिजनेस ये खा गए। ये तो सोचो 75% लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, जो लोगों ने यहां काम छोड़ा ये भी एग्रीकल्चर में घुस गए। तो आप समझ सकते हो कितना प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद हमारे देश में मशीन टूल्स बनाने वाली कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी। दूसरा, जीडीपी मतलब देश में कितना प्रोडक्शन होता है उसमें इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन तो ना के बराबर, मतलब बहुत ज्यादा लो था। ये लोग बहुत ही कम कंट्रीब्यूट कर पाते थे क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो एग्रीकल्चर से आता था, ठीक है। और लास्ट था पब्लिक सेक्टर का लिमिटेड रोल, यानी कि जो सरकार थी उनका जो ओनरशिप था वो बहुत कम था। कुछ ही जगह थे जैसे कि पोर्ट्स हो गया, डिपार्टमेंट सर्विसेज हो गई, रेलवे हो गया या आपके पावर जनरेशन हो गया, ये कुछ ही जगह थी जहां पे सरकार इन्वॉल्व थी काम करने के लिए, बाकी सब लोग किसानी ही कर रहे थे, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर था, मतलब बहुत ही बेहाल का हाल थे। एग्रीकल्चर से भी बदतर हाल तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के थे। अब आए हम फॉरेन सेक्टर पे। फॉरेन सेक्टर पे भी हमें जो है भैया इन लोगों ने पेल रखा था। कैसे? ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत सस्ते दाम पे सिल्क, कॉटन और वूल जैसे, इंडिगो जैसे, जूट जैसे कई सारे हमारे रॉ मटेरियल को हम बेचते थे बहुत सस्ते दाम पे और इंपोर्ट क्या करते थे, बना हुआ यही सामान, कॉटन का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा, वुलन क्लोथ्स और यही सारे मशीन हम बाहर से मंगवाया करते थे जो हम हमारे देश में भी बना सकते थे, पर हमने इतना दिमाग नहीं लगाया, ना ब्रिटिशर्स ने हमें सपोर्ट किया, ना हमें करने भी दिया। दूसरा सबसे बुरी बात है मोनोपोली कंट्रोल। मतलब देश में जो सामान बनाओगे उससे आधे से ज्यादा सामान आपको ब्रिटेन में देना है। मतलब 50% से ज्यादा सामान जो भी आप बना रहे हो और बाहर भेज रहे हो वो आपको ब्रिटेन को देना है और बचा हुआ जो आपके पास ऑप्शन है, मतलब 50% यानी मान लो 60% आपने ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर दिया, 40% किसको करोगे, वो भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, खुद से नहीं चूज कर सकते कि मैं स्पेन को भेज दूं, ग्रीस को भेज दूं, फ्रांस को भेज दूं। 3 ही ऑप्शन थे, सबसे पहला चाइना, दूसरा श्रीलंका जिसको सिलियन कहते हैं और तीसरा पर्शिया यानी कि ईरान। 3 देशों को ब्रिटेन के अलावा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और उसके अलावा अब आपको यह पता है कि हम लोग बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे उस जमाने में, तो उससे पैसा तो कमाते होंगे ना, तो उस पैसे का क्या होता था। अच्छा ये वाला पॉइंट मिस हो गया, मैं आपको बताता हूं ऑल्सो। हाँ, ये जो पॉइंट मैं कवर कर रहा हूं यह है एक्सपोर्ट सरप्लस, कि जो भी पैसा हम कमाते थे उस कमाने वाले पैसे से क्या किया जाता था, उससे लड़ी जाती थी वॉर और उसको लगाया जाता था हमें ही प्रताड़ित करने में। ये जो आर्मी फोर्स घूमती रहती थी इनको खर्चा कैसे मिलता था, ये जो एक्सपोर्ट करते थे इससे जो पैसा आता था ना उसके टैक्स के पैसे से हमको ही प्रताड़ित करते थे और दुनिया में वॉर लड़ते थे। ये इनके हाल थे, ठीक है। दूसरा, जो भी फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, कैरोसिन, जो भी एसेंशियल आइटम्स थे ना, ये सारे के सारे एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे। ये बहुत कम बच गए थे इंडिया में क्योंकि सारा सामान तो हम एक्सपोर्ट कर डालते थे पैसे के चक्कर में। और हाँ, इन लोग इतने पागल थे पैसों के लिए और इतना ज्यादा ये लोग इंडिया पे डिपेंडेंट थे कि इनको बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि इनको अफ्रीका घूम के जाना पड़ता था, तो समय बहुत लगता था, कॉस्ट बहुत लगती थी, पेट्रोल फ्यूल वगैरह बहुत लगता था और इनको क्या करना होता ना, अफ्रीका में हॉल्ट लेना पड़ता था जिसके लिए इनको टैक्स पे करने पड़ते थे। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया रास्ता निकाला जिसे सुएज कैनाल कहते हैं। 1869 में डिस्कवर हुआ और ये डायरेक्ट मतलब बिना स्टॉप के डायरेक्ट आप इंडिया से ब्रिटेन तक पहुंच सकते हो। इन्होंने क्या है, अफ्रीका घूम के जाते थे, इन्होंने एक नया रास्ता निकाल लिया बिना अफ्रीका टच करे, तो ये लोग जल्दी सामान पहुंचा देते थे। और दूसरा,
कम पैसा लगता था और कम समय लगता था। ये इनको बेनिफिट्स मिलते थे फॉरेन सेक्टर से, मतलब यहां भी हमें इन लोगों ने परेशान कर रखा था भाई साहब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आप अपने कंडीशंस को देख के बड़ा बुरा फील करोगे कि आज भी हम इतने कुपोषित क्यों हैं और इतने सूखे सूखे से क्यों हैं, जाकि बड़े बड़े देश बहुत ही हेल्दी हैं। उसका रीजन ये है, सबसे पहला जो जनगणना हुई, ऑफिशियल पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई, वो ही 1881 में। ठीक है, दूसरा द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जिसको कहा जाता है वो है 1921। 1920 याद रखना, वो इवल चुड़ैल वाली मूवी थी, उसका जो सेकंड पार्ट आया था वो 1921 था। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड सिंपल कॉन्सेप्ट है, 1921 से पहले आपकी पॉपुलेशन बहुत ही फ्लक्चुएट करती थी, कभी लोग मर रहे हैं तो कभी लोग पैदा हो रहे हैं, मतलब कुछ भी चल रहा है पॉपुलेशन के अंदर। 1921 के बाद पॉपुलेशन कांस्टेंटली बढ़ती रही है, इसीलिए इसको 1921 एक ऐसा साल मानते हैं जिसमें हमारी इंडियन डेमोग्राफी का दो हिस्से बट गए, तो इसे हम द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। दूसरा, बर्थ रेट जो था हमारा, 1000 लोगों पे 48 बच्चे पैदा हुआ करते थे और वहीं पे मर जाते थे 40 लोग। तो आप देख रहे हो, डेथ रेट तो हाई था, बर्थ रेट भी हाई था हमारा, 1000 लोगों पे 40 लोग मरते थे, 48 लोग पैदा होते थे। दूसरा, पढ़ाई की बात करें तो 16% लोग ही थे जिनको लिखना और पढ़ना आता था, और औरतों की बात करें तो वो तो और पीछे थी, 7% से भी कम था इनका हाल। तो ठीक है। दूसरा, हेल्थ फैसिलिटीज बेटा आज अच्छी नहीं, उस जमाने में क्या होगी, तो आप ये समझ सकते हो। गरीबी भी उस जमाने में बहुत ज्यादा थी, आज भी है, तो उस जमाने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत भी नहीं है। दूसरा, जो बच्चे बेटा पहला बर्थडे भी नहीं मना पाते ना, मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चे, उनकी जब जान चली जाती है तो उसका एक रेट होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो 1000 बच्चों पे 218 बच्चे, यानी कि 10 में से 2 बच्चे अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मना पाते थे, इतनी बुरी कंडीशन थी हमारी। और दूसरा, हमारी जो औसतन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं कि एक आदमी कितना औसतन जिएगा, वो मात्र 32 साल है, 32 साल थी उस जमाने में। अभी तो 69 के आसपास आ गए, 69 67 के आसपास। तो आप समझ सकते हो उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और पॉवर्टी की वजह से कितनी प्रॉब्लम होती थी। ये सब हमारी प्रॉब्लम्स थी। अब हमने देखा कि लोग जो है किन किन हिस्सों में बटे हुए थे और काम कर रहे थे, इसे हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं कि भाई कौन आदमी किधर काम कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था 70 से 75% लोग प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, जो प्राइमरी सेक्टर होता है ना, उसमें काम कर रहे थे। बचे हुए 10% लोग सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, शक्कर बनाना, जैगरी बनाना, मशीन्स बनाना, ऐसे काम कर रहे थे सेकेंडरी सेक्टर में 10% लोग देश के बस। और बचे हुए 15 से 20% लोग सर्विस इंडस्ट्री में थे, बैंक के अंदर या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन के अंदर और ये सारी चीजों के अंदर, ये टर्शरी सेक्टर वाले 15 से 20% लोग। तो 100% लोग ऐसे ऐसे बटे हुए थे, काम कर रहे थे। अब आते हैं रीजनल वेरिएशन। एक बड़ी अच्छी चीज देखी गई कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटक के अंदर लोगों ने एग्रीकल्चर को छोड़ने लग गए और वो लोग शिफ्ट हो गए किसमें, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। मतलब ये स्टेट्स ऐसे थे जहां पे एग्रीकल्चर के अंदर जो काम कर रहे थे लोग, उन्होंने एग्रीकल्चर छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री में शिफ्ट करने की कोशिश करी। वहीं पे उल्टा हुआ कुछ स्टेट में, कौन कौन में, ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बड़ा है काफी। अच्छा, अगर आपको ये बहुत तेज लग रहा हो बेटा तो ये समझना इसका ऑलरेडी 1 शॉट वीडियो रिकॉर्डेड है, उनको देखने के बाद जब आपको अच्छे से चैप्टर आता है तभी आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। तो यहां पे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपकी सारी चीजें होंगी, यहां से आप ज्यादा नहीं सीख सकते, अगर आपको पढ़ा हुआ है तो ही आप ढंग से सीख पाओगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन किया, भैया रोडें बनाई, वो भी खुद के मतलब के लिए। आर्मी जो है गांव गांव जाके आपको प्रताड़ित कर सके, और भैया रॉ मटेरियल जो आप बना रहे हो, जो एक्सपोर्ट करना है, अब मध्य प्रदेश जो बीच में जहां पे कोई वाटर बॉडी नहीं है, प्लेन तो हुआ नहीं करते थे उस जमाने में, तो आपको पहले उसको सी तक लाना पड़ेगा, वहां पे पोर्ट होगा, वहां से शिप से भेजोगे, तो वो सी तक कैसे आएगा, मतलब उस पोर्ट तक कैसे आएगा, तो उसके लिए रोडें बनानी चाहिए ना, तो रोडें बनाई। दूसरा, हमारे देश में थोड़ा सा ठंका सा अगर कंट्रीब्यूशन किया है इन्होंने, रेलवे का किया है, जो कि आया था 1850 के अंदर पहली बार। 1850 में पहली बार इंडियन रेलवे आया, जो कि ब्रिटिशर्स की देन है, और उसका भी मकसद यही था कि जो रॉ मटेरियल है वो कहां तक जा सके, पोर्ट्स तक जा सके, और लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवल है ना वो इजी पड़ जाए सस्ते में, इसलिए रेलवे लाया गया। ठीक है, वो भी अपने मकसद के लिए लाए थे, हमारे बेनिफिट के लिए लाए थे। दूसरा, एयर और वाटरवे की बात करें तो इसके बारे में तो डिस्कस ही मत करो, एयरवेज आज इतनी कनेक्टिविटी नहीं है, तो उस जमाने में सोचो क्या होगी, और वाटरवेज भी बहुत ज्यादा खराब था। इनफैक्ट क्या हुआ ना, रेलवे इतना स्ट्रांग हो गया तो ये दोनों डेवलप ही नहीं हो पाए उस जमाने में, जबकि पहली जो एयरलाइन थी वो जीआरडी टाटा ने चालू करी थी 1932 में, जिसको आज एयर इंडिया के नाम से जानते हो आप। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट था, मतलब ये वाले पॉइंट्स थे।
दूसरा, कम्युनिकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ नाम की एक चीज होती थी, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करी जाती थी। किससे? आप नियम कानून की, भाई जैसे दिल्ली से अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो न्यूज चैनल के थ्रू आप पूरे देश में फैलाते हो कि भैया ये वाला लॉ लागू हुआ है या ये वाली पॉलिसी लागू हुई है या कोई धारा लगी हुई है, ऐसा कुछ अपन सुनते हैं ना। ये उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ यूज किए जाते थे। और कम्युनिकेशन का उस जमाने में जो बड़ा सोर्स था वो था चिट्ठी, पोस्ट ऑफिस। तो उसके लिए पोस्टल स्टैंप जो था, जो ठप्पा होता है ना, वो आप देखते हो एक सील होती है, गर्म सी सील होती है, उसको ठप्पा लगाते हैं। उस ठप्पे को इन्वेंट किया था पहली बार 1852 में, लाल कलर का गोल सा ठप्पा था। आप चाहो तो वन शॉट वीडियो में मैंने डाल रखा है, उसकी इमेज जाके देख सकते हो। दूसरा, इंडस्ट्रीज का हाल क्या था उस जमाने में। तो टाटा जो इतना बड़ा एम्पायर है ना, पहली बार उसकी पहली जो इंडस्ट्री, जो पहली कंपनी आई थी वो आई थी 1907 में, जिसका नाम था टिस्को। ये टाटा स्टील की कंपनी थी, आयरन और स्टील की कंपनी, ठीक है। कॉटन की कुछ हमारे पास टेक्सटाइल मिल थी, कॉटन के कुछ कपड़े वगैरह बनाया करते थे, वो हमारी गुजरात और महाराष्ट्र में थी। और जो जूट का कपड़ा था, वो जूट की जो चीजें बनाते थे हम, वो बंगाल साइड बनाते थे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के बाद हमने कुछ शक्कर, सीमेंट और पेपर जैसी इंडस्ट्रीज बनाना भी चालू किया। हमने, हमारे पास कोई भी मशीन जैसी कोई ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी। और हैंडीक्राफ्ट तो आपको पता ही है, उसका हाल तो बहुत ज्यादा बेहाल हो गया था। तो ये इंडस्ट्रीज के कुछ स्टेट भी थे जो हम आपको बता रहे हैं। ये इनफैक्ट ऐसे पॉइंट्स आपको बहुत आते हैं एग्जाम में, तो याद रखना, ठीक है। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या इन्होंने फायदा करा दिया। सबसे पहले तो ग्रोथ करवा दी एग्रीकल्चर में। क्या हुआ ना, जमींदारी सिस्टम के चक्कर में जो किसान बेचारा आदमी होता था, वो सोचता था भाई छोटी सी जमीन पे उगाऊंगा तो आधा तो यही जमींदारी ले जाएगा और सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट खा जाएगी। एक काम करता हूं, बगल की जो सारी जमीनें जो खाली पड़ी है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी डबल, एक काम करो उस पर भी अपन काम करना चालू कर देते हैं। तो खाली जमीन को भी आपने एग्रीकल्चर के अंदर लाना चालू कर दिया। तो एक तो एग्रीकल्चर बढ़ा इससे। दूसरा, बेटर ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रेन के आने से क्या हुआ, हम लोग बेहतर ट्रैवल करने लग गए। रोडों के बनने से हम लोग चीजों का दो स्टेट्स, दो आसपास के गांव कनेक्टेड हो गए। तो रोड बनने से कनेक्टिविटी बन गई, रेलवे से भी कनेक्टिविटी बन गई। और इससे एक और फायदा हुआ, जिन जगहों पे सूखा पड़ जाता है, जहां पे फसल नहीं उग पाती, तो वहां पे भूखमरी पड़ जाएगी। तो क्या होता था ना, ट्रेन की मदद से हमें पता रहता था कि इस गांव में खाना नहीं बन पाया क्योंकि सूखा पड़ गया। तो यहां से जिस गांव में बहुत तादाद में हम कुछ बना लेते थे, उगा लेते थे, तो यहां से सामान पहुंचा देते थे उस गांव तक जहां पे कुछ भी नहीं उग पाया, सूखा पड़ जाता था। तो ऐसी जगहों पे आपने क्या किया, भूखमरी से लोगों को बचाया और उनकी जान बचाई है। तो ये एक अच्छा आपके पास फायदा मिल गया क्योंकि ट्रेन और रोड की मदद से। दूसरा, आप जो पैसा देखते हो, नोट देखते हो, ये इंट्रोडक्शन भी ब्रिटिशर्स का है। मतलब हम पहले क्या है ना, सामान के बदले सामान देते थे, जिसको बार्टर एक्सचेंज कहते हैं, उसको शिफ्ट करके हम पैसों की इकोनॉमी में आए, जो कि ब्रिटिशर्स की देन है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। बेटा जो कानून है, आपने भी सुना होगा कि कानून सिस्टम हमने ब्रिटिश से अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो अच्छा था, तभी तो 200 साल तक राज किया हम पे। अच्छा नहीं होता तो हम 2-3 दिन में उसको भगा देते। 200 साल तक राज किया तो इसमें कोई तो दम था। हमने उसको अडॉप्ट किया, हमने अपने अनुसार, अपने कल्चर और नॉलेज के अनुसार हमने उसको मॉडिफाई किया और उसको प्रेजेंट कर दिया, जो कि हम आज भी फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये कुछ हमारे स्टेट्स हैं अलग अलग टाइप के कि इकोनॉमी के हाल क्या थे। तो सबसे पहले देखोगे तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो एक कॉलोनियल इकोनॉमी थी, जिसकी सारी वेल्थ को लूटा गया और लंबे समय तक हमें एक्सप्लॉइट किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो कोई अगर आपको एक कॉलोनी बना के रखे, उसे कॉलोनियल इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा क्या हुआ, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। इसका मतलब बहुत सिंपल है। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है जैसे कि जमींदारी सिस्टम, आपको एक रूल फॉलो करना है, जो आपको आदेश दिया जाएगा वैसे आप प्रोडक्शन करोगे, उसे फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। और दूसरा कैपिटलिस्ट सिस्टम, कि भाई अनाज कैसे अनाज बनाकर आपको इसको देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन बचा हुआ जो आपका अनाज है, जो आपका खुद का है, आपको मार्केट में बेचना है, कितने प्राइस पे बेचना है, उसका फ्रीडम था आपके पास। तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था और थोड़ी फ्रीडम थी, उसे सेमी फ्यूडल कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है। जैसा ग्राफ होता है ना, एकदम प्लेन ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें ग्रोथ का साइन ना हो, उसे हम स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा जो जीडीपी था वो 2% से भी कम था, तो ना के बराबर ही ग्रोथ है इसमें तो। दूसरा, एम्पिरियड इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स की आपको एक पॉलिसी बहुत अच्छी याद है, जिसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल। धर्म के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस में हम आज भी लड़ते हैं कि तुम महाराष्ट्र में मराठी क्यों नहीं बोलते हो, तुम यहाँ पे ये क्यों नहीं बोलते हो, इल्ली, हिंदी, ऐसा कुछ। तो ये सब क्या है, ये सब एम्पिरियड इकोनॉमी, उन्होंने हमारे बीच में ये रंजिशें डाली हैं और आज हमने 2-3 टुकड़े कर दिए हमारे देश के। पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, तो ये टूट गए ना इससे। इसे कहा जाता है एम्पिरियड इकोनॉमी, टूटी हुई इकोनॉमी। डिप्लीटेड इकोनॉमी, जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपने फैक्ट्रीज डाली, सब कुछ डाला, एसेट्स डाले,
उन एसिड्स को इतना इस्तेमाल किया कि जब वो छोड़ के गए हमारे लिए तो किसी काम के भी नहीं बचे। भाई एक मशीन को तुम एक कार खरीदो और उसको 15 साल चलाओ और फिर छोड़ के चले जाओ तो किस काम की आपके, कोई काम ही नहीं आएगी। तो ये डिप्लीटेड इकोनॉमी थी, डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी थी कि डेप्रिसिएटेड एसेट को इन्होंने रिप्लेस तक नहीं किया ढंग से। और लास्ट था बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी भाई कोई हमारी बड़ी बात नहीं है जानना, हमारा काम करने का तरीका, हमारे इकोनॉमी में रहने का तरीका और हमारे एग्रीकल्चर और बाकी सारे ट्रेडिशनल तरीके हमें एक बैकवर्ड इकोनॉमी बनाने में माना जाता था। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऑल्दो इसका टाइम 15 से 20 के मिनट का रहा होगा, लेकिन आपको मैंने जो पूरा चैप्टर समझाया एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से था। अगर आपको डिटेल देखना है आप इसका वन शॉट देख सकते हो, जाके आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा उसमें जाकर भी देख सकते हो और ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा। और इस सीरीज को ढेर सारा प्यार देना, बहुत मेहनत से हम तुम लोगों के लिए सीरीज बना रहे हैं और आई होप कि आपके एग्जाम में इसमें से बहुत सारी चीजें आएंगी। और मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप ऐसे डेली रिवीजन करते रहोगे इस वीडियो से तो आपको ये चैप्टर ऑन फिंगर्स 10-10 मिनट में याद रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।